नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की बड़ी खबरों के बारे में, साथ ही बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा, पूरा वर्ष भारत के लिए रहा ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा। दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बना भारत। एक दशक में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग आए गरीबी से बाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 सालों में सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए बड़े फैसलों का किया जिक्र। कहा, सरकार ने राम मंदिर बनाकर सदियों का इंतजार खत्म किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 भी बना इतिहास। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राम से संबोधन की शुरुआत। आदतन हुड़दंगी सांसदों को पीएम की नसीहत। कहा, यह बजट सत्र पश्चाताप का भी है अवसर। अंतरिम बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। 2023 और 24 में भारत की विकास दर 6.7% रहने का जताया अनुमान। झारखंड में बढ़ी हलचल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी आज करेगा सवाल जवाब। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल पर लगाया दिल्ली से भगाने में मदद करने का आरोप। विधायक दल की बैठक में सीएम पद को लेकर घर से ही उठे विरोधी स्वर। भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल के पास फंसे 300 पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई काफी कम। मौसम विभाग ने आज बारिश के जताए आसार। रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का आज आखिरी दिन। शाम 6 बजे होने वाले समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शिरकत। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई और इसी को लेकर सबसे पहले अगर बात की जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 2024 की शुरू हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि 7वीं लोकसभा में कई ऐतिहासिक विधेयकों को संसद से पारित कर कानून बनाया गया, जिनका समाज में अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बना है और जन विश्वास कानून के जरिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना सभी भारतीय देखते थे। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है।
आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। इसकी एक तस्वीर हमें इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिली। सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि के कारण विश्व में भारत की बढ़ती साख है। अंडमान और लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उनके क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन में इजाफा है। वहीं बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में पत्रकारों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नए साल की राम राम के साथ अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन चुका है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण जरूर करें। गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले,
किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। और आइए अब मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी है। जमीन घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सोरेन से पूछताछ है। कल लापता होने की अटकलों के बीच सोरेन ने रांची में विधायकों की बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हुई। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि वे आज ईडी के सम्मन पर जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन सम्मन को लेकर हाजिर ना होने को लेकर भाजपा सोरेन पर हमलावर है। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया है। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां सम्मन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और बीएमडब्ल्यू कार जब्त की। बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के एक नहीं कई गंभीर आरोप हैं। इनमें मुख्य मामले भूमि और खनन घोटाले से संबंधित है। उनकी सरकार पर मनरेगा, कोल आवंटन, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, शराब घोटाला जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार ने लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में 77,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री होते हुए खुद ही पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया और खुद ही क्लियरेंस लेकर खुद ही खनन पट्टा हासिल कर लिया। गौरतलब है कि जेएमएम और उसके सहयोगियों की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पहले भी सामने आए हैं। शिबू सोरेन और मधु कोड़ा की सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और उन्हें कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। शिबू सोरेन के सीएम रहते कई राजनेताओं और नौकरशाहों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। बाद में शिबू सोरेन खुद कोयला घोटाले में फंसे। जब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने तब उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए के हवाला कांड में जेल की हवा खाई। जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे अधिक नुकसान वहां के आदिवासी समाज को हुआ है। कानून व्यवस्था की बदतर हालत और घपलेबाजी की वजह से जनता सामाजिक आर्थिक बदहाली और अराजकता में जीने को मजबूर है। वहीं इसी बीच कल देर रात तक सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तापक्ष विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हुए। बैठक में हेमंत सोरेन के विधायक भाई बसंत सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन समेत 7 विधायक अनुपस्थित रहे। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सड़क के माध्यम से दिल्ली से भगाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मदद की है।
निशिकांत दुबे ने कहा कि केजरीवाल ने हेमंत सोरेन को वाराणसी तक पहुंचाने में मदद की और फिर यहां से मिथिलेश ठाकुर की मदद से सोरेन रांची पहुंचे। हालांकि निशिकांत दुबे के इस बयान पर ना ही केजरीवाल और ना ही मिथिलेश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया दी है। आज अपने आवास पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे। सोमवार 29 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने एक्स पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तब तगड़ा झटका लगा जब विधायक दल की बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। सीता सोरेन और बसंत सोरेन इसके विरोध में उतरे। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे। सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। ये जानकारी निशिकांत दुबे ने एक्स पर साझा की कि किस तरीके से कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे थे और उनके भाई और भाभी जो हैं वो उस बैठक में नहीं थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से पहले गायब होने पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो हुआ वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास की कहानी की तरह लग रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी सुरक्षा छोड़कर 40 घंटे के लिए लापता हो जाता है, यह अभूतपूर्व है। प्रतुल शाह ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जनता को उनके भाग्य भरोसे छोड़कर 40 घंटे पता नहीं कहां की दौड़ लगाई थी, ये समझ से परे है। और हमारा मानना है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। देश में झारखंड को शर्मसार किया था। मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक, कोई अता पता नहीं था और अभी भी वो नहीं बता रहे वो कहां थे, और पूरी सुरक्षा घेरे को छोड़कर। तो ये साहब, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी, या आप खुद तय कर लें। तो बीजेपी निशाना साध रही है जेएमएम पर, हेमंत सोरेन पर, और अभी तक उनकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे पूछताछ की अगर बात की जाए, जो ईडी पूछताछ करने वाली है किस समय होगी और किस तरह की अभी वहाँ स्थिति चल रही है? देखिए, मैं सीएम आवास के सामने इस वक्त खड़ा हूँ। ये सीएम आवास के सामने नजारा है। इधर जाने के लिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी की आवाजाही जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही है, वो आवाजाही बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और चूंकि टाइम 1 बजे का ही रखा गया था, फिलहाल ईडी की जो गाड़ियां हैं वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है। लेकिन मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम जो ईडी कार्यालय एयरपोर्ट के नजदीक है वहां से रवाना हो गई है। तो किसी भी वक्त उम्मीद की जा रही है कि ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, क्योंकि पिछले बार भी जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी तो मुख्यमंत्री आवास में ही करीब 7.5 घंटे की पूछताछ हुई थी और इस बार भी करीब करीब टाइम वही है। इसी 1:30 बजे के आसपास ईडी की टीम ने पिछले बार भी ईडी सीएम हेमंत सोरेन के घर पहुंची थी और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी का जाल यहाँ पर फैलाया गया है और साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं, राजभवन है, ईडी ऑफिस है, सीएम आवास है, यहाँ पर सभी जगह पर धारा 144 लगा दिया गया है। लोग क्या कि काफी संख्या में लोगों के यहाँ जमा होने की सूचना थी। झारखंड के कई जिलों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो झारखंड की ओर कूच किए हैं, तो ऐसे में उन्हें बाहर रोका गया है ताकि राजधानी दिवाकर पैदा हो जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इंतजाम देखा जा रहा है कि किस तरीके से जब ईडी की टीम पहुंचेगी और ईडी का जो सामना है वो किस तरीके से हेमंत सोरेन करेंगे। और जो पिछली बार जिस तरह से सवालों का उन्होंने जवाब दिया था जिससे ईडी असंतुष्ट नजर आई थी, तो आज क्या ईडी को हेमंत सोरेन अपनी तरफ से अपनी जवाब जो देते हैं उसमें क्या कुछ वो रखते हैं अपना पक्ष? जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है लेकिन उसके बावजूद रहस्यमय ढंग से वो लापता हो जाते हैं और अभी फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई और आरोप ये भी लग रहा है कि आम सहमति जो है वो अभी तक नहीं बन पा रही है दूसरे नाम को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो झारखंड में हम कह सकते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 दिनों से असमंजस की स्थिति है। चाहे वो आप कहें तो मुख्यमंत्री कहां थे 40 घंटे तक, किसकी ना तो किसी को सूचना मिल पाई और ना मुख्यमंत्री जब कल एकाएक दोपहर में 40 घंटे बाद सीएम आवास में मिलते हैं, अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, तो लेकिन यह सूचना वो नहीं देते कि वो किस रास्ते से झारखंड पहुंचे या पिछले 40 घंटे से वो कहां थी। इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है जिसपे लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जहां तक
जो बैठकों का दौर है, राजनीतिक पारा जिस तरीके से यहाँ पर झारखंड में चढ़ा हुआ है और अटकलों का बाजार जिस तरीके से गर्म है, लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर कोई भी विषम परिस्थिति पैदा होती है, हेमंत सोरेन अगर ईडी के जाल में फंसते और अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है, तो एक तरीके से बिहार में जो दौर हुआ था, जो हम कह सकते हैं चारा घोटाले के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, जब लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, तो वही कुछ स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल जब दिन भर बैठकों का सिलसिला चला और पहली बार हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन, वो विधायक नहीं है, लेकिन वो बैठक में शामिल हुई, तो ये पहली बार हुआ था। और उसके बाद शाम में भी देर रात तक बैठकों का सिलसिला चला। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन का जो परिवार है वो एक तरीके से विरोध में नजर आ रहा है, क्योंकि जो उनके भाई वसंत सोरेन है, उनकी जो एक बड़े भाई की पत्नी है सीता सोरेन, वो भी बैठक से अनुपस्थित रही है। और उन्होंने साफ तौर पर बाहर में मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि कल्पना सोरेन उन्हें जो कह सकते हैं वो बर्दाश्त नहीं है, एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में अभी इस तरह की चीजें मनाने का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है कि अगर विषम परिस्थिति होती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस और जो महागठबंधन के दूसरे नेता है, उन्होंने हेमंत सोरेन को आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ खड़ा है। लेकिन जब स्थितियां बदलेगी और मुख्यमंत्री अगर ईडी के गिरफ्त में आ जाते हैं तो कुछ करवट बदल सकता है पारा, क्योंकि राजनीति में सब कुछ बदलता रहता है, तो उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दिवाकर, आप लगातार नज़र बनाए रखिए, कुछ जैसा आपने बताया कुछ देर बाद शायद ईडी की जो टीम है वो पहुंचेगी। दोबारा आपसे अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड की अगर बात की जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे पूछताछ के लिए अब से कुछ समय बाद माना जा रहा है कि जो ईडी की टीम है वो पहुंचेगी, और उससे पहले जिस तरीके से वो रहस्यमय ढंग से लापता हुए थे उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और बीजेपी लगातार अब हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, और अब आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल और राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत के निवास पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर समेत कई स्थानों पर IT की कई टीम ने दबिश दी है। 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने छापा मारा है। अंबिकापुर के केनाबांध इलाके और रायपुर विधायक कॉलोनी में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा रायपुर के राजीव नगर में चंद्रभान शेरवानी समेत लाविस्टा सोसाइटी में कारोबारी अमर होरा के घर पर भी IT की टीम ने दबिश दी है। टीम ने दुर्ग, भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में भी छापा मारा है। केंद्र सरकार ने 4 हाईकोर्ट में अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के तौर पर पदोन्नत किया है। अधिसूचना के अनुसार जस्टिस लापिता बनर्जी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाई गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय, जस्टिस राय चट्टोपाध्याय, जस्टिस शंपा दत्त और जस्टिस राजा बसु चौधरी को स्थायी जज बनाया गया है। केरल हाईकोर्ट में जस्टिस शोभा अनम्मा इपेन और झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को भी स्थायी जज के रूप में पदोन्नत किया गया है।
केरल में स्थानीय भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के 15 सदस्यों को कल मौत की सजा सुनाई गई। मावेलकर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने पाया कि इन 15 दोषियों में से 8 भारतीय जनता पार्टी नेता के घर में घुसे, जबकि 4 गार्ड के रूप में घर के बाहर खड़े थे और 3 साजिश में शामिल थे। 19 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की अलपुझा में शहर के वेल्ला किनार स्थित उनके घर पर उनकी पत्नी, मां और बेटी के सामने धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु के पलानी मंदिर से जुड़े एक मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में गैर हिंदुओं को लेकर बड़ा आदेश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह पिकनिक मनाने की जगह नहीं, जहां सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति हो। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें लिखा जाए कि गैर हिंदुओं को मंदिरों में ध्वज स्तंभ क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में दोबारा पूजा की अनुमति देने संबंधी की अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने व्यास जी के तहखाने में नियमित दर्शन पूजन की याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी वाराणसी जिला प्रशासन को सौंप दी है। लोगों ने याचिका दाखिल किया था कि वो व्यास जी का जो तहखाना है व्यास जी के संबंधित था, उसमें जो है एक जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए ताकि कोई कब्जा न हो, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नुकसान उस तहखाने का न हो। और पुनः जो है इसमें 1993 तक जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, पूजा हो चाहे कथा हो या अन्य भी तमाम धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। तो आज जो है रिजर्व और जो ऑर्डर हुआ इस पर फैसला आएगा कि वहाँ पुनः जो है धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, कथा वगैरह पुनः चालू करवाया जाए, न करवाया जाए। 1993 तक चलता था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आ रहे हर श्रद्धालु अपने रामलला का जी भर के दीदार करना चाहते हैं। ठंड और कोहरे के बीच भी राम मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रधानमंत्री कल से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए 8 नई उड़ान सेवाएं शुरू करेगा। नई उड़ान सेवाएं अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगी। उड़ान सेवाओं का उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुस्लिमों का एक दल अयोध्या पहुंचा और भगवान रामलला के दर्शन किए। इस बीच जत्थे में शामिल मुस्लिमों के जय श्री राम और वंदे मातरम का जय घोष प्रेम, एकता और सौहार्द का एक बड़ा संदेश बन गया। भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद जत्थे में शामिल मुस्लिमों ने बेबाक शब्दों में कहा कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और इस देश में चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या फिर ईसाई, सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य रामलला का दर्शन करके सर्वधर्म और सद्भाव का संदेश देना है। इस पल को हम लोग एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और मुस्लिम राष्ट्र मंच जो हम लोगों का जो मंच है, सारे मुस्लिम लोग यही संदेश देना चाहेंगे देश में कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वो गलत जो कहते हैं, जो फतवा जारी करते हैं तो उनको कोर्ट में रगड़वा के लड़ जाएंगे। बात यह हिंदू मुस्लिम एक है, सलाह हम लोग हिंदू मुस्लिम का एकता की मिसाल बनकर निकले हैं ताकि एकता सब रहे। और आइए बात करते हैं मौसम की। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इनसेट 3DR तस्वीर साझा की है, जिसमें कई राज्यों पर कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में भी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे पंजाब के भटिंडा और दिल्ली में पालम में दृश्यता 0 दर्ज की गई। वहीं अंबाला में दृश्यता 25 मीटर और हिसार में 50 मीटर दर्ज की गई। वाराणसी और पूर्णिया में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई, तो पटना और गया में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज हुई।
दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। राजधानी में कोहरे की मोटी परत छाए रहने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 50 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। घने कोहरे की वजह से सड़क से लेकर हवाई यातायात तक प्रभावित हुआ। कोहरे से यात्रियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। अटल टनल रोहतांग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास फंसे 300 पर्यटकों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। बर्फबारी के कारण कई वाहन सड़क पर बर्फ के बीच स्किड होकर फंसने लगे हैं। अटल टनल से धुंधी तक वाहनों की लाइन लग चुकी है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। अंतरिम बजट पेश होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक दुनिया में भारत सबसे तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि 2023-24 में भारत 6.5% की जगह 6.7% की दर से विकास करेगा। मंगलवार को आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में विकास दर 2024 और 2025 दोनों में 6.5% मजबूत रहने का अनुमान है, जिसमें अक्टूबर से दोनों वर्षों के लिए 0.20% पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी, जो घरेलू मांग में लचीलेपन को दर्शाता है। इसके अलावा आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर में भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। एजेंसी के मुताबिक 2023 और 24 में वैश्विक विकास दर 3.1%, तो वहीं 2025 में 3.2% रहने का अनुमान जताया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 2023 और 24 लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत का आर्थिक विकास दर 7% से ज्यादा रहा, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3% की दर से भी विकास करने के लिए जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार कल यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी और इस अंतरिम बजट में एग्री सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि भी की जा सकती है। जैसे अगर खासतौर से ऋण या लोन की बात की जाए, उस पर सरकार जोर दे रही है। और जब बजट पेश किया जाएगा और इस दौरान आने वाले बजट जो है, इसमें किसानों को भी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन इसी पर आइए पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किश्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। सरकार अंतरिम बजट में ऋण पर जोर दे सकती है। सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा भी कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। कहने को तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष घोषणाओं के नहीं करने की बात कही है। बावजूद इसके इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा उम्मीद खेती किसानी से जुड़े लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बजट से राहत और कुछ तोहफे मिल सकते हैं, जिसमें अनुमान है कि किसानों से संबंधित योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है और उनके बजट को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आने वाले बजट से किसानों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि आगामी बजट में सरकार को किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है, सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी वो भी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बढ़ता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है। इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। किसान सम्मान निधि है, ये बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये किसान की जाए, और जो हमारा यूरिया है या और DAP है, इन पर सब्सिडी देकर इसको सस्ते से सस्ता किया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता के हित में ये बजट को करेगी। और गन्ने का परमिट भी 14 दिन के अंतराल में करा देगी और कराने का प्रयास भी करा रही है। और गेहूं का मूल्य भी अच्छा तय कर रखा, बढ़िया। और हमें इसके बजट से बहुत बहुत उम्मीद है। सिंचाई हेतु तो बैल चालित कृषि यंत्र और जुताई हेतु ट्रैक्टर के बजाय बैल चालित कृषि यंत्र, और साथ साथ ढुलाई के लिए जो पहले डल्लप बैल चलता था उसको भी चलाने के लिए और बैल से खेती करने के लिए सरकार को अलग से प्रोत्साहन है तो अलग से बजट बनाना चाहिए। ग्रामीण गोदाम बढ़ाया जाए, यंत्रों का लक्ष्य बढ़ा दिया जाए। उसके साथ साथ जैसे खाद और बीज पर सब्सिडी दिया जाए। ये सब चीज़ें हैं जो विशेष ध्यान रखा जाए। बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, गन्ने का दाम कम से कम 400 रुपये होना चाहिए, और सम्मान निधि दुगना होना चाहिए। जो सरकार उर्वरक पर और बीज पर सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी को बढ़ाया जाए, जिससे हम लोगों की जो लागत है वो कम हो सके, और जब लागत कम लगेगी तो हमको जो है ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए और जांच करा करके जो किसान नहीं पा रहे हैं उनको सब कुछ दिलाया जाए। किसानों के लिए गेहूं का रेट 3,000 रुपया प्रति कुंटल होना चाहिए, और गन्ने का मूल्य जो है 500 रुपया प्रति कुंटल अगर किया जाए तो किसान की लागत आएगी, क्योंकि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। साथ साथ किसान के लिए बिजली और पानी दोनों फ्री होना चाहिए। नए सत्र में जो बजट पेश हो रहा है उसमें किसानों के हित को देखते हुए गन्ने का कम से कम 400 रुपये प्रति कुंटल, किसान सम्मान निधि कम से कम 2 गुना कर देना चाहिए। तो सौर ऊर्जा के साथ ही कृषि यंत्र जैसी उम्मीदें, वहीं किसानों के साथ ही युवा भी चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराए। युवाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। सरकार के जो लोगों को जो अपेक्षाएं हैं, और हमारी जो है मेन युवाओं के लिए जो रोज़गार की बहुत ही ज़रूरत है लोगों को, नए बजट में इस रोज़गार के ऊपर अगर लोगों ध्यान देती है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा होगा ये चीज़ें। नए बजट के हिसाब से हम यही सोचते हैं कि जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, जिनके पास पढ़ा जॉब के लिए कोई उपाय नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको जॉब मिले। गवर्नमेंट से बस एक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए हमारे कंट्री का, और थोड़े से एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री का काफ़ी अभी अच्छा नहीं है, उसको बिल्डअप करना और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। कि एक्सपोर्ट मोटिवेट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन ये वो है। बाकी हेल्थ, बस ये 4 चीज़ तो मेन है, बाकी आगे गवर्नमेंट काम कर ही रही है। तो जाना आपने हर वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं, वहीं व्यापारी वर्ग जो है उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम लोगों ने 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी और लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके।
24-25 का जो बजट आ रहा है उससे हमें काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगी। सबसे पहले तो जो सब्सिडीज़ हैं और जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। इस साल के बजट में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आईटी स्टार्टअप और आईटी स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में कोई भी नई कंपनी को स्टेबल होने में मार्केट में 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कम 5 साल टैक्स से राहत मिले तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बजट में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा, जिसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और इस चीज़ के लिए फिनटेक और बैंक की और मजबूत पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बैंक एक न्यू एज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर पाए फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। वहीं सोलर एनर्जी क्षेत्र के बजट को लेकर व्यापारी जो वर्ग है उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए ये भी देखते हैं। जो बजट नया आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सब्सिडी का रेट बढ़ेगा और जीएसटी कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा। जैसे कि पहले 5% था, फिर 12 हो गया, तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि जीएसटी के रेट घटाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग सोलर की तरफ अट्रैक्ट हों। बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा सकें और बेसिकली सोलर की रिक्वायरमेंट आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। बजट के लिए देखिए, हम सोलर इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा है वो सब्सिडी और अगर बढ़ सकती है, और जो जीएसटी जो ले रहे हैं हम लोग 13.8%, अगर ये ज़ीरो हो सकता है तो हमारा सोलर का जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा और बहुत बढ़िया सोलर लगेगा। एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो। 1 फरवरी 2024 यानी कल केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले सरकार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले घटकों पर आयात शुल्क को 10% की छूट दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद फ़ोन की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। सरकार ने ये कदम भारत से निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। 10% की संशोधित आयात शुल्क दर मोबाइल फ़ोन असेंबली के लिए इस्तेमाल होने वाले घटकों पर लागू होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के लिए नियमों में बदलाव करने वाली है। अक्टूबर में साझा किए गए NPCI के परिपत्र के अनुसार ग्राहक 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे। 1 फरवरी से शुरू होने वाले इस नियम के मुताबिक लाभार्थी की सीमित डिटेल के साथ बैंक खाते में पैसे भेज पाएंगे। इस तरह नए बदलाव के साथ 1 फरवरी से ग्राहकों को IMPS के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की सुविधा मिलेगी। ऐसा लेन देन सुनिश्चित करने के लिए पैसे भेजने वाले को प्राप्तकर्ता की कई सारी जानकारी डालने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ बैंक का नाम और मोबाइल नंबर से ही अब पैसे भेजे जा सकेंगे। गौरतलब है कि तत्काल भुगतान सेवा यानी अगर IMPS की हम बात करें 24/7 त्वरित घरेलू फंड ट्रांसफ़र प्रणाली है। इस ऑनलाइन बैंक खाता हस्तांतरण प्रणाली ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर के शेयर बाजारों और बैंकों की निगाहें एक मीटिंग के नतीजों पर टिकी हैं। आज अमेरिका का केंद्रीय बैंक के अहम बैठक के परिणाम आने वाले हैं, इसलिए शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल अमेरिका का केंद्रीय बैंक आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। 30 जनवरी को शुरू हुई फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है। फेड रिजर्व प्रमुख जेरोम पावेल ब्याज दरों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। दुनिया की अहम आर्थिक शक्ति होने की वजह से अमेरिका के सेंट्रल बैंक की नीतियों का सभी देशों के बैंक उसको फॉलो करते हैं। वहीं सभी विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें।
और खेल जगत की खबरों के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला की तरफ। मुकेश, क्या कुछ खास खबरें खेल जगत में? बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। और खेल जगत से जानेंगे अंडर 19 में क्या कुछ चल रहा है। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रन से करारी मात दी है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 295 रन बनाए। मुर्शिद खान ने 131 रन की शानदार पारी खेली, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन की पारी खेली। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम महज 28.1 ओवर में 81 रन पर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज़्यादा रन कप्तान ऑस्कर जैक्सन ने बनाए। भारत के लिए सैमी पांडे ने 4 विकेट लिए, वहीं मुर्शिद खान, राज लिम्बानी ने 2-2 विकेट लिए। नमन तिवारी और अश्विन कुलकर्णी ने 1-1 विकेट हासिल किया। वहीं चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शाम 6 बजे होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता के 6ठे संस्करण में महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है, वहीं हरियाणा दूसरे स्थान पर, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर मौजूद है। फुटबॉल की बात करें तो मंगलवार की देर रात प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। दोनों ही टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। क्रिस्टल पैलेस की ओर से 17वें, 27वें और 67वें मिनट में गोल किए गए, जबकि शेफील्ड यूनाइटेड की ओर से मुकाबले के पहले मिनट में ही पहला गोल हुआ। इसके बाद दूसरा गोल 20 मिनट में हुआ। वहीं प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच का पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ। दूसरा हाफ में 65वें मिनट में गैब्रियल जीसस ने गोल से आर्सेनल को पहली सफलता मिली। टीम की ओर से बुकाया साका ने 72वें मिनट में दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से एकमात्र गोल 79वें मिनट में सामने आया। वहीं जिशान अली पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई के कोच के साथ गैर खिलाड़ी कप्तान की भूमिका भी निभाएंगे। पहले घोषित किए गए कप्तान रोहित राजपाल निजी कारणों से टीम के साथ दौरे पर नहीं होंगे। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ का मुकाबला 3-4 फरवरी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा। तो ये थी खेल की खबरें। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया मुकेश। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। इमरान के साथ उनकी पत्नी को भी 14 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी गई है। तोशाखाना मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की सज़ा सुनाने के लिए जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर खुद पहुंचे। फैसले के तहत इमरान खान और बुशरा बीवी पर 10 साल तक के लिए कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इमरान और बुशरा पर 78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बुशरा कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंची। तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं। तोशाखाना के नियमों के मुताबिक सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रख सकते हैं। उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा। यह मामला देश के अन्य तोशाखाना मामलों से अलग है। इसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में उन्हें राज्य के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने के लिए दोषी ठहराया था। इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में 10-10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया। इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। वहीं पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर संयुक्त हमला शुरू करने का दावा किया है। बीएलए की खास यूनिट में माजिद ब्रिगेड, एसटीओएस, फतेह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग शामिल है। बीएलए ने ऑपरेशन को दारा-ए-बुलंद नाम दिया है और स्थानीय लोगों से घरों में रहने की अपील की है।
बीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसकी माजिद ब्रिगेड ने मार्च सिटी में मुख्य एफसी शिविर में घुसपैठ की थी और 12 अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना के सदस्यों को मार डाला था। बीएलए के हमले में बलूचिस्तान के माच बोलन में माच जेल, फ्रंटियर कोर मुख्यालय सहित कम से कम 5 स्थान शामिल हैं, जिसके बीएलए द्वारा कई वीडियो जारी किए गए हैं। उत्तर कोरिया ने बुधवार को सामरिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण हाल ही में लॉन्च किए गए हथियारों के चयन का हिस्सा है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि मिसाइल हवासाल 2 को मंगलवार को पश्चिमी सागर में दागा गया। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि इस प्रक्षेपण के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। हवासाल 2 नामक मिसाइल का ये परीक्षण तीसरा मौका है जब प्योंगयांग ने एक सप्ताह में भी कम समय में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी ने कहा कि इसका मकसद जवाबी कार्रवाई को और एडवांस बनाना और सामरिक क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। पेंटागन ने मंगलवार को ईरान गठबंधन कताइब हिजबुल्लाह के एक बयान पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और केवल ये कहा कि कार्रवाई शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। मामले पर दबाव डालते हुए पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि 28 जनवरी को जॉर्डन में एक बेस पर ड्रोन हमले के बाद से क्षेत्र में अमेरिकी बलों के खिलाफ पहले ही 3 हमले हो चुके हैं, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और 40 से अधिक सैनिक घायल हो गए। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिकी प्रतिक्रिया का पालन किया जाएगा। पैट्रिक राइडर ने कहा कि हमने ईरानी प्रॉक्सी समूह को अपने हमले रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हम अपने समय और तरीके से जवाब देंगे। दक्षिण अमेरिका के पेरू में अधिकारियों ने लकड़ी की टाइलों की एक खेप के अंदर 7.2 टन छिपी हुई दवाएं जब्त की हैं, जो यूरोप जा रही थी। पेरू सीमा शुल्क के अनुसार शिपमेंट बोलीविया से होते हुए बेल्जियम के लिए जा रहा था। कोकीन की खोज 18 जनवरी को पुलिस के कुत्तों द्वारा की गई थी, जिन्होंने दवाओं की गंध से पहचान की थी। और अब बात एक अच्छी खबर की। अक्सर आपने देखा होगा कि घाव पर बार बार पट्टी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एम्स नई दिल्ली और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर एक ऐसा मशीन बनाया है जिससे घाव पर बार बार पट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घाव जल्दी ठीक भी हो जाएगा। इस पर एम्स की डॉक्टर सुषमा सागर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। अक्सर हम देखते हैं कि घाव पर हर दिन पट्टी बदलना पड़ता है, लेकिन एम्स ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है कि डिवाइस बनाया है कि बार बार पट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुषमा सागर हैं। मैम, ये किस तरह का डिवाइस है, कैसे काम करता है? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े घावों में बड़े परेशान रहते थे कि बार बार जो है उनमें पट्टियाँ बदलनी पड़ेंगी, घाव में रिसाव हो रहा है, गीला हो जाता था तो मरीज़ को भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये एक मशीन है, इसको नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी कहते हैं। इस मशीन में फोम के द्वारा जो है जो भी घाव होता है उस पर फोम को चिपका करके और इस मशीन से कनेक्ट किया जा सकता है। इस मशीन में एक कंटेनर होता है, तो नेगेटिव प्रेशर के द्वारा जो है जो भी रिसाव उसमें घाव में हो रहा होता है वो इस कंटेनर में आ जाता है। इसमें एक सॉलिडिफायर होता है जिससे कि वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस मशीन को आप 4 से 5 दिन तक बड़े घावों पे लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे कि जो है बार बार एक तो पट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और दूसरा क्रॉस इन्फेक्शन का डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और स्टडीज़ में, हमारी अपनी स्टडी में ये देखा गया है कि अगर हम इस मशीन के द्वारा किसी घाव को छोटा करने की कोशिश करते हैं तो उस पर जो बैक्टीरिया का लोड होता है, जो इन्फेक्शन का लोड है, वो भी कम हो जाता है। जल्दी ठीक होता है? जल्दी ठीक हो जाता है जी। और क्या कोई घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं? ये जो मशीन है ये मोबाइल मशीन है, तो कई बार ये है कि पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं वो अस्पताल में नहीं उनको भर्ती रखना चाहते हैं, तो घर में भी होम बेस्ड के तौर पे भी इस मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, 6 से 8 घंटे इसकी बैटरी लाइफ है, तो आपको किसी पॉइंट पे चार्जिंग पे हर समय लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब 4-5 दिन हो जाएं तो आप वापस अस्पताल में आके इसको चेंज करा सकते हैं, या फिर इसके टेक्नीशियंस होते हैं वो घर पे भी जाके इसको बदल सकते हैं। क्या आईआईटी के साथ ये कोलैबोरेशन? हाँ, हमारे एम्स में एक है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन, तो उसमें एम्स और आईआईटी के कोलैबोरेशन से वो डिपार्टमेंट बनाया गया था। उसमें जो है स्टूडेंट्स आते हैं, फेलोज़ आते हैं जिनका मेडिकल या टेक्निकल बैकग्राउंड होता है या बायोमेडिकल बैकग्राउंड होता है। जैसे हमारे साथ ये स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये मशीन डेवलप की है, तो ये स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, उनको एम्स प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, आईआईटी उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके बाद फिर ये प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर मशीन को डेवलप करके वेरियस लेवल पे ले जाते हैं। फंडिंग एजेंसीज़ हैं, आईसीएमआर है, डीएसटी है, बायरेक है, उनके थ्रू फंड्स लेते हैं और फिर मशीन को डेवलप करते हैं। अच्छा, किस तरह के आप लोगों के दिमाग में है कि ये मशीन बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत है?
हम लोग जब वो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन में फ़ेलोशिप किए तो हम मैम से मिले तो हमने देखा कि वूंड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अंडर निगलेक्टेड भी है। तो हमने मैम के साथ डिस्कशन किया, पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, प्रोसीजर्स ऑब्जर्व किए। तो हम सब ने ब्रेनस्टॉर्म किया, देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि ऐसा तरह का मशीन बनाते हैं, इंडिया में ही बनना चाहिए। और फिर डेवलप किया, टेस्ट किया और सारे सर्टिफिकेट्स इसके हम। कितने दिन में बन गए? इसको हमें रिसर्च करने में 3 साल लगा, उसके बाद हमने क्लिनिकल स्टडी किया और इसके अभी हमारे पास इसको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस है। तो इस तरह से भारत जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और जो चिकित्सा उपकरण है उसके क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि इस तरह की डिवाइस विदेशों से पहले मंगानी पड़ती थी। कैमरामैन मोंटी के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, एम्स। तो देखा आपने किस तरीके की एक नई पहल, नया आविष्कार, और ये जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो इसमें बहुत कुछ हमें बदलता हुआ नजर आता है जो देश को विकसित बना रहा है। फिलहाल आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।